हेलो एवरीवन, वेलकम टू ड्रीम एकेडमी। आज इस लेक्चर में हम क्लास 9 साइंस का चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर नंबर 4 डिस्कस करेंगे। आज हम एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे, लेटेंट हीट। लेटेंट हीट अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक से डेली लाइफ से रिलेटेड कई क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं। क्या बोलता है लेटेंट हीट? लेटेंट हीट, लास्ट क्लास में हमने समझा था कि स्टेट ऑफ मैटर किस तरह से चेंज होते हैं। सॉलिड किस तरह से लिक्विड में चेंज होता है, लिक्विड किस तरह से गैस में चेंज होता है और बाकी एक दूसरे में किस तरह से चेंज होते हैं, कंप्लीट हमने समझा हुआ है। तो जब एक ही स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंजेस होता है तो उसी टाइम पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करने के लिए जो मॉलिक्यूल्स एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर करते हैं उसी हीट को हम बोलते हैं लेटेंट हीट। क्लियर है? लेटेंट हीट इज डिफाइंड एज द हीट रिक्वायर्ड टू ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ सब्सटेंस ड्यूरिंग स्टेट चेंजेस। क्या बोला मैंने? जब भी स्टेट चेंज होता है तो उस टाइम पे पार्टिकल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करने के लिए, रोकने के लिए जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ हीट गेन करते हैं उसे ही हम कहते हैं लेटेंट हीट। हो सकता है आपको ये बात समझ ना आया होगा। अब मैं इसको आपको एग्जांपल समझाता हूँ, बिल्कुल दिमाग में बैठ जाएगा। चलिए देखिए, ये हमारे पास एक कंटेनर है। इस कंटेनर में मैंने ले लिया है सॉलिड। ठीक है, सॉलिड के पार्टिकल्स कुछ इस तरह से ये पास पास हैं। ये है सॉलिड के पार्टिकल्स। एकदम अच्छे से समझिएगा, बिल्कुल आसानी से दिमाग में बैठ जाएगा। ये सॉलिड है और सॉलिड के पार्टिकल इस तरह से हैं। अब देखिए, हम चाहते हैं कि सॉलिड के पार्टिकल्स किस में कन्वर्ट हो जाए, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए इसको हम हीट देंगे और जब हीट देंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, फ्यूज़न बोलेंगे। ये सारी बातें आपको पता है। तो सॉलिड का लिक्विड में कन्वर्ट होना क्या कहलाता है, फ्यूज़न कहलाता है। और जब ये कन्वर्ट होगा तो देखो इसके पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, थोड़े से दूर दूर हो जाएंगे। इस तरह से ये पार्टिकल्स थोड़े से दूर दूर हो जाएंगे। समझ आया? अब अगर मैं लिक्विड को और हीट कर दूं, अगर मैं इस लिक्विड को थोड़ा और हीट कर दूं तो ये किस में चेंज हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा गैस के पार्टिकल्स में, जिसको हम क्या कह सकते हैं, वेपर कह सकते हैं। और इसके पार्टिकल्स थोड़े से और दूर दूर हो जाएंगे, इस तरह से कुछ। क्लियर है? तो ये देखिए, ये गैस में चेंज हो गया। और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं वेपोराइजेशन। वेपोराइजेशन। अब इसमें लेटेंट हीट कहाँ पे है, जरा समझिए। जब हमने सॉलिड को क्या किया, हीट किया और हीट करने के बाद ये लिक्विड में कन्वर्ट हुआ, तो जैसे ही लिक्विड में कन्वर्ट हुआ उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। अब उस मेल्टिंग पॉइंट के बाद ये क्या करता है, लिक्विड और हीट को गेन करते रहता है ताकि यहाँ पर जो भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क कर रहा है, यहाँ पार्टिकल्स के बीच में जो भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क कर रहा है, इसको हम कम कर सकें। अगर ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम नहीं हुआ तो ये वापस क्या हो जाएगा, सॉलिड बन जाएगा। तो जैसे ही सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो इन पार्टिकल्स के बीच में जो भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क कर रहा है उसे रोकने के लिए, उसे ओवरकम करने के लिए ये पार्टिकल्स क्या करते हैं, और हीट गेन करते रहते हैं। और उसी हीट को क्या बोलते हैं हम लोग, लेटेंट हीट कहते हैं। समझ आया? सेम चीज यहां पर भी होता है। यहां पर जैसे लिक्विड के पार्टिकल्स गैस में कन्वर्ट होते हैं तो ये गैस के पार्टिकल्स क्या करेंगे, अपने आप को दूर रखने के लिए, एक दूसरे को फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बचाने के लिए और हीट को गेन करते रहते हैं। यहां हीट को हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, तो ये और हीट को गेन कर रहे हैं और उसी हीट को हम क्या बोलेंगे, लेटेंट हीट बोलेंगे। समझ आया? तो यहां पर जो पहला प्रोसीजर हुआ, जब सॉलिड से लिक्विड में चेंज हुआ, तो यहां पर जो लेटेंट हीट गेन हो रहा है वो फ्यूजन के प्रोसेस में हो रहा है ना, तो इसे हम क्या बोल देंगे, यहां पर जो लेटेंट हीट आएगा उसे हम बोल देंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। मैंने शॉर्ट में लिख दिया LHF।
लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। क्लियर है? तो जब भी सॉलिड लिक्विड में चेंज होगा तो जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ लेटेंट हीट गेन करेगा उसे हम क्या बोल देंगे? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। क्लियर है? सिमिलरली जब लिक्विड गैस में चेंज हो रहा है तो यहां भी क्या कर रहा है? ये एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ हीट गेन कर रहा है ताकि ये वापस गैस से लिक्विड में ना आए, और इस हीट को हम क्या बोलेंगे? इस हीट को हम बोलेंगे लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, क्योंकि यहां पर जो प्रोसेस है वो क्या है? वेपोराइजेशन है। क्लियर बात हुआ? तो जब भी यहां स्टेट में चेंज हो रहा है तो पार्टिकल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करने के लिए, रोकने के लिए जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ हीट गेन कर रहे हैं उसे हम क्या बोलेंगे? लेटेंट हीट। जब फ्यूजन के टाइम पे करेगा तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, और जब भी वेपोराइजेशन के टाइम पे करेगा तो उसे हम क्या बोलेंगे? लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। इसका डेफिनेशन मैंने अच्छे तरीके से लिख के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, तो आप वहां से इसका डेफिनेशन को लिख लीजिएगा। फोकस सिर्फ समझने पे होना चाहिए। क्लियर बात है? अब इसको हम एक और तरीके से समझते हैं, ग्राफिकल वे में समझते हैं। ठीक है, चलो देखो, ये मैं क्या करता हूं, मैं दो एक्सिस में ड्रॉ कर लेता हूं, बढ़िया समझिएगा, है ना। ये हमारा टेम्परेचर का एक्सिस है और ये है हीट का एक्सिस। ठीक है, हमको पता है हीट बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ता है, यही चीज तो हम कर रहे हैं यहाँ पे। सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैस में जाने के लिए हीट ही बढ़ा रहे हैं ना, तब तो टेम्परेचर बढ़ रहा है। अब यहाँ पर एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट आपको मिलने वाला है। मान लो यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक चीज समझाता हूँ आपको। ये हमारे पास एक कंटेनर है, ये मान लो इस कंटेनर में हमने क्या रखा हुआ है? ये आइस रखा हुआ है। ठीक है, क्योंकि आइस से समझना आपके लिए आसान हो जाएगा। ये हमारे पास क्या है? आइस। ये आइस है। ठीक है, मैंने यहां पर एक बर्नर लगाया और इस बर्नर से मैंने इसको हीट करना शुरू किया। ठीक है, मान लेते हैं स्टार्टिंग में जो आइस है हमारे पास, आइस कब रहता है? 0 डिग्री से कम टेम्परेचर पे। तो मान लेते हैं ये स्टार्टिंग में हमारे पास जो आइस है ये 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे रखा हुआ है। ठीक है, अब जैसे जैसे हम आइस को हीट करेंगे, आइस मतलब सॉलिड स्टेट में है, तो पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो टेम्परेचर भी बढ़ने लगेगा। ठीक है, तो जैसे जैसे हीट बढ़ाएंगे टेम्परेचर भी बढ़ने लगेगा। तो ये जो आइस है हमारे पास, इस आइस को जैसे ही हीट करेंगे, देखो आइस का हीट भी बढ़ा, टेम्परेचर भी बढ़ा। ठीक है, और ये ऐसा कब तक बढ़ेगा? ये ऐसा तब तक बढ़ेगा जब तक इसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस ना आ जाए। अब 0 डिग्री सेल्सियस तक के ही क्यों बढ़ेगा? क्योंकि वहां पर उसका स्टेट चेंजिंग पोजीशन आ गया। 0 डिग्री टेम्परेचर, 0 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है जहां पर सॉलिड लिक्विड में चेंज होता है। तो यहां पर ये मान लेते हैं, ये कहां पहुंच गया? ये पहुंच गया 0 डिग्री सेल्सियस पे, ये देखो। ठीक है, तो ये आइस का जो टेम्परेचर है जब हमने हीट किया तो -4 डिग्री सेल्सियस से धीरे धीरे कहां पहुंच गया? 0 डिग्री सेल्सियस पे। अब जैसे ही 0 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचा तो ये क्या हो जाएगा इसका? ये हो जाएगा इसका मेल्टिंग पॉइंट। यहां से आइस मेल्ट होना शुरू होगा। लेकिन अब देखो यहां पर अब हीट को बढ़ाते जाएंगे तो होना क्या चाहिए? जैसे जैसे हीट बढ़ा रहे हैं और टेम्परेचर बढ़ते जाना चाहिए। लेकिन यहां पे होता क्या है? इस पॉइंट पर हीट तो हम बढ़ाते रहेंगे, लेकिन अब टेम्परेचर क्या हो जाता है? कुछ देर तक कांस्टेंट हो जाता है। समझ आया? कुछ देर तक कांस्टेंट हो जाता है। अगर मैं पॉइंट वाइज समझाऊं इसको, तो मान लो इसको मैं पॉइंट ए ले लेता हूं और इसको मैं पॉइंट बी कह देता हूं और इसको हम पॉइंट सी कह देते हैं। ठीक है, तो 0 डिग्री सेल्सियस पे बी पॉइंट से ये सी पॉइंट तक हमने हीट तो बढ़ाया, लेकिन इसका टेम्परेचर नहीं बढ़ा, टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस ही रहा। अब ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इस कंडीशन में आइस वाटर में कन्वर्ट होने के लिए एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ हीट को गेन कर रहा है, और उसी हीट को हम क्या बोलते हैं? लेटेंट हीट कहते हैं। समझ आया? तो यहां पर ये बी से सी तक क्या कर रहा है? एक्स्ट्रा हीट गेन कर रहा है, और उसके बदले वो टेम्परेचर को बढ़ने नहीं दे रहा है। वो जो आइस के पार्टिकल्स वाटर में कन्वर्ट हो रहे हैं, जो आइस के पार्टिकल वाटर में कन्वर्ट हो रहे हैं, उनको रोकने का काम कर रहा है ताकि वापस आइस ना बन जाए। समझ आया? तो यहां ये 0 डिग्री पे क्या है?
0 डिग्री पे जो ए पॉइंट है यहां पर तो आइस ही है, लेकिन ये थोड़ी देर तक के और हीट को गेन किया और अब ये किस में कन्वर्ट हो गया, ये कन्वर्ट हो गया वाटर में। समझ आया? तो 0 डिग्री सेल्सियस पर ही आइस जो है वाटर में कन्वर्ट हुआ और उसके लिए उसने क्या किया, ये यहां तक का एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ हीट को गेन किया है। समझ आ गया? अब देखो जब वो पॉइंट सी पे वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा तो अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद जब हम और हीट को बढ़ाएंगे तो फिर से अब ये धीरे धीरे टेम्परेचर को बढ़ाने लगेगा। समझ आया? अब ये टेम्परेचर कब तक बढ़ेगा, अब ये टेम्परेचर बढ़ेगा जब तक के इसका वाटर का बॉइलिंग पॉइंट ना आ जाए। तो ये इसको मैं क्या कर देता हूं, इसका बॉइलिंग पॉइंट मान लो ये है बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस। चलो अच्छे से लिख देता हूं मैं इसको 100 डिग्री सेल्सियस। अब ये जो वाटर है, जब वाटर को हम हीट करेंगे तो अब इसका टेम्परेचर बढ़ने लगेगा क्योंकि काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी और इसका टेम्परेचर बढ़ने लगेगा। तो ये कब तक बढ़ेगा, ये 100 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ेगा। मान लेता हूं ये पॉइंट क्या है, ये है पॉइंट डी और इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे बॉइलिंग पॉइंट। समझ आया? ये पॉइंट है मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस पे और ये पॉइंट क्या है, बॉइलिंग पॉइंट है। अब वाटर इस पॉइंट पे आके अभी भी क्या है, ये वाटर ही है। इस पॉइंट पे ये अभी भी क्या है, वाटर है, लेकिन इस वाटर का टेम्परेचर कितना है, इस वाटर का टेम्परेचर है 100 डिग्री सेल्सियस और इस वाटर का टेम्परेचर कितना था, 0 डिग्री सेल्सियस। क्लियर बात? अब देखो यहां से ये जो वाटर है कुछ देर तक क्या फिर से हीट को गेन करेगा और उसके बदले टेम्परेचर को बढ़ने नहीं देगा। अब क्या करेगा ये जरा समझो, कुछ देर तक के ये क्या करेगा, कुछ देर तक के ये फिर से ये हीट को गेन करेगा, हीट को गेन कर रहा है और उसके बदले टेम्परेचर को और बढ़ने नहीं दे रहा है। तो ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि वाटर अब यहां पर अपने बॉइलिंग पॉइंट पे वेपर में कन्वर्ट होने की तैयारी कर रहा है और जब ये वाटर है जब तक के वेपर में कन्वर्ट होगा तब तक के इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को अपोज करने के लिए, ओवरकम करने के लिए फिर से यहां पर जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ हीट है उसको गेन करेगा, इस पॉइंट तक गेन करेगा और उसके बाद फिर इसका टेम्परेचर बढ़ने लगेगा। समझ आया? तो ये जो पॉइंट है डी पॉइंट पे वाटर है और ये ई पॉइंट पर आते आते किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ये वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ आया? अब इसके बाद ये आगे वेपर में कन्वर्ट होगा। तो यहां पर देखो ये दो पोजीशन पे जब आइस बी पॉइंट पे आया 0 डिग्री सेल्सियस पे तो बी से सी तक इसने एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ हीट को गेन किया, एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ हीट को गेन किया और उसके बदले ही इसने टेम्परेचर को बढ़ने नहीं दिया। तो इसी एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ हीट को हम क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट कहते हैं। और यहां पर आइस वाटर में कन्वर्ट हो रहा है मतलब फ्यूजन हो रहा है, तो इसको हम बोलेंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। क्लियर बात? दूसरा पोजीशन यहां पे देखो 100 डिग्री सेल्सियस पे जैसे ही वाटर पहुंचा अब ये कुछ देर तक के हीट को गेन करते रहेगा लेकिन ये वेपर में कन्वर्ट नहीं होगा, सॉरी ये कुछ देर तक के हीट को गेन करते रहेगा वेपर में कन्वर्ट होने के लिए। तो यहां पर जो डी पॉइंट से ई पॉइंट तक ये एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ हीट गेन कर रहा है, इसे हम क्या बोलेंगे, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, क्योंकि इस कंडीशन में वाटर वेपर में कन्वर्ट हो रहा है। क्लियर बात? तो आपको ग्राफिकली भी समझ आ गया कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या होता है। क्लियर है? अब यहां से दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं। पहला क्वेश्चन बनता है कि स्टीम से हम जल्दी से बर्न हो जाते हैं एज कंपेयर टू बॉयल वाटर। स्टीम से हम जल्दी से जल जाते हैं एज कंपेयर टू बॉयल वाटर। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहां देखो जो स्टीम है, वेपर है, ये एक्स्ट्रा अमाउंट, इतना अमाउंट ऑफ हीट एक्स्ट्रा गेन कर चुका है जिसको हम लेटेंट हीट बोलते हैं। तो इस लेटेंट हीट की वजह से हम स्टीम से जल्दी से जल जाते हैं एज कंपेयर टू बॉइलिंग वाटर। 100 डिग्री सेल्सियस पे जो बॉयल वाटर होता है उससे हम जल्दी से नहीं जलते हैं, लेकिन वेपर से, स्टीम से जल्दी से जल जाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि इतना जो एक्स्ट्रा हीट है वो गेन कर चुका है। समझ आया? तो इस लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन की वजह से, लेटेंट हीट की वजह से स्टीम कॉजेस बर्निंग सेंसेशन इज एक्सट्रीमली एज कंपेयर टू बॉयल वाटर। समझ आ गया? तो यहां मैं समराइज करके लिखता हूं। फर्स्ट, जो बर्निंग है वो स्टीम से ज्यादा होगा एज कंपेयर टू बॉयल वाटर। क्लियर बात? स्टीम से हमको ज्यादा बर्निंग सेंसेशन क्यों फील होता है? क्योंकि जो स्टीम है उसके पास लेटेंट हीट होता है। क्लियर है? वो लेटेंट हीट कहां से आया, समझ आ गया ना? ठीक। अब देखो दूसरा एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि जो कूलिंग करने के प्रोसेस में
हम सेम टेम्परेचर पे आइस को यूज करते हैं एज कंपेयर टू वाटर। यहां देखो 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस भी है और यहां 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर भी है, तो हम कूलिंग करने के पर्पज से सेम टेम्परेचर पे वाटर को यूज नहीं करते हैं, आइस को यूज करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि यहां पर आइस के पास लेटेंट हीट नहीं है, लेकिन इसी टेम्परेचर पे जो वाटर है उसके पास क्या आ चुका है? लेटेंट हीट आ चुका है। तो इस लेटेंट हीट की वजह से ये ज्यादा ठंडा नहीं कर पाता एज कंपेयर टू आइस। क्लियर है? तो सेकंड बात कर लेते हैं हम कूलिंग पर्पस के लिए। कूलिंग पर्पस के लिए हम सेम टेम्परेचर पे आइस का यूज करते हैं एज कंपेयर टू कोल्ड वाटर। क्लियर है? सेम टेम्परेचर पे आइस का यूज करते हैं, हम कोल्ड वाटर का यूज नहीं करते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि कोल्ड वाटर के पास लेटेंट हीट होता है जिसकी वजह से ये ज्यादा ठंडा नहीं कर पाता है। और वही बात करें हम बर्निंग सेंसेशन की, तो स्टीम से बर्निंग ज्यादा होती है एज कंपेयर टू बॉइल वाटर, क्योंकि स्टीम के पास क्या होता है? लेटेंट हीट होता है। तो अभी हमने लेटेंट हीट के कंप्लीट कॉन्सेप्ट को समझ लिए। एक बार जल्दी से रिवाइज कराता हूं मैं। लेटेंट हीट क्या होता है? इट इज द हीट रिक्वायर्ड टू ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ मैटर ड्यूरिंग चेंज ऑफ स्टेट। जब भी स्टेट में चेंज होगा तो उस कंडीशन में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करने के लिए जो भी हीट की रिक्वायरमेंट होगी वही क्या कहलाएगा? लेटेंट हीट कहलाएगा। जब हम सॉलिड को लिक्विड में चेंज करेंगे तो उस कंडीशन में लेटेंट हीट को हम क्या कहेंगे? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। और जब लिक्विड गैस में चेंज होगा तो उस कंडीशन में लेटेंट हीट को हम क्या कहेंगे? लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। क्लियर है? चलो, तो आज इस वीडियो को हम यही फिनिश करते हैं। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, गुड डे।